फ्रेंड्स, आप सभी का हमारे YouTube चैनल न्यू इंडिया विवेक लेवल पर स्वागत है। आज हम कक्षा 10 सामाजिक विज्ञान चैप्टर नंबर 15 सामाजिक विज्ञान का भी पेपर अभी 2020 का पेंडिंग है। तो जो चैप्टर 15 है उसका 3 नंबर का क्वेश्चन जो बड़ा क्वेश्चन आता है उसमें बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन आर्थिक सुधार, उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण एलपीजी मॉडल है जो बड़ी परीक्षाओं में भी काफी महत्वपूर्ण है। लेकिन हम यहाँ पर 10वीं क्लास के विद्यार्थी को अच्छे से समझ में आ जाए उस हिसाब से पढ़ेंगे। तो कुछ टर्म है जो इकोनॉमिक्स में बहुत काम के हैं और यहाँ पर आपके जो 10th क्लास की किताब उसमें दिए हैं तो उनको समझना जरूरी है। राजकोषीय अनुशासन, देखिए राजकोषीय अनुशासन क्या होता है। जैसे सरकार है तो सरकार की जो आर्थिक नीतियां होती है, आर्थिक नीतियां जिनसे क्या होता है, अर्थव्यवस्था को यदि फायदा हो, अर्थव्यवस्था फायदे में रहे तो ऐसी नीतियों को राजकोषीय अनुशासन कहते हैं। यदि नीतियां सही नहीं हो, सरकार की आर्थिक नीतियां सही नहीं हो, दोषपूर्ण नीतियां हो, दोषपूर्ण नीतियों के कारण सरकार को क्या होगा, घाटा होगा, जिसे हम कहते हैं राजकोषीय घाटा। राजकोषीय घाटा, यदि सरकार को अपनी दोषपूर्ण नीतियों के कारण, दोषपूर्ण आर्थिक नीतियों के कारण जो घाटा होता है उसे हम क्या कहते हैं, राजकोषीय घाटा। वर्तमान की बात करें तो वर्तमान में भारत सरकार को जीडीपी का लगभग 3.26% घाटा है। इसका मतलब जो हमारी जीडीपी है उसका लगभग 3.25% हम पर ऋण है। व्यापार घाटा, देखिए व्यापार घाटा क्या है, जैसे ये हमारा देश है तो हम जितने भी देशों को सामान भेजते हैं वो हमारा क्या कहलाता है, निर्यात, निर्यात कहलाता है। और जितने भी देशों से हम सामान मंगवाते हैं वो कहलाता है हमारा आयात। आयात सामान भेजना, हमारे देश से हम दूसरे देश जैसे ऑस्ट्रेलिया सामान भेज रहे हैं तो वो निर्यात है, और यदि ऑस्ट्रेलिया से हम सामान मंगा रहे हैं, चाइना से सामान मंगा रहे हैं तो वो आयात है। तो यदि किसी देश का आयात मूल्य निर्यात मूल्य से क्या हो, अधिक हो, तो उसे कहते हैं व्यापार घाटा। यदि किसी देश का आयात मूल्य निर्यात मूल्य से अधिक हो तो उसे क्या कहते हैं, व्यापार घाटा। तो भारत का व्यापार घाटा है किसके साथ, चीन के साथ, और हमेशा ही इस बात को लेकर बड़ा मुद्दा रहता है। पिछले साल भी RCEP जो छाया रहा, तो ये इसीलिए भारत ने ज्वाइन नहीं किया क्योंकि भारत और चीन के मध्य व्यापार घाटा बहुत अधिक है। चीन भारत को बहुत ज्यादा सामान आयात करता है जबकि भारत कम निर्यात करता है। भुगतान संतुलन, भुगतान संतुलन क्या है, ये हमारा देश है, हमारे देश के जितने भी देशों के साथ संबंध है, जितने भी देशों के साथ हम निर्यात करते हैं, तो किसी देश का विश्व के अन्य देशों के साथ जो लेन देन होता है एक वर्ष का, उसका संक्षिप्त विवरण भुगतान संतुलन कहलाता है। किसी भी देश का विश्व के अन्य देशों के साथ लेन देन का संक्षिप्त विवरण क्या कहलाता है, भुगतान संतुलन। अब देखिए कोई भी देश की अर्थव्यवस्था चौपट हो जाती है या अर्थव्यवस्था डगमगा जाती है, जैसे वर्तमान में पाकिस्तान की स्थिति खराब है या बहुत सारे और अफ्रीकन देशों की स्थिति खराब है, तो उनकी मदद करता है कौन, विश्व बैंक। ऐसी ही हालत भारत की थी 1990 में। 1990 में भारत का विदेशी मुद्रा भंडार बहुत कम हो गया था, तो विदेशी मुद्रा भंडार कम होने के कारण भारत कोई सामान दूसरे देशों से खरीद नहीं पा रहा था, तो भारतीय अर्थव्यवस्था संकट में थी। वैसे समय में भारत की मदद करी किसने, विश्व बैंक ने। लेकिन इनकी कुछ शर्तें होती हैं, उन शर्तों को मानना जरूरी। इन्होंने कहा आप अपनी अर्थव्यवस्था को उदार बनाइए, आप अपनी अर्थव्यवस्था को निजी भागीदारी, आप अपनी अर्थव्यवस्था में निजी भागीदारी को बढ़ाइए, वैश्वीकरण करिए अपनी अर्थव्यवस्था का, तब हम आपको ऋण देंगे। तो इन शर्तों पर विश्व बैंक जो 1944 में अंतरराष्ट्रीय पुनर्निर्माण व विकास बैंक के रूप में स्थापित किया गया था, विश्व बैंक। अभी ये दो मुख्य इसके भाग हैं, IMF, ठीक है, और विश्व बैंक। विश्व बैंक, इन दोनों का मुख्यालय कहां है, वॉशिंगटन DC में। वॉशिंगटन DC जो USA की राजधानी है वहां पर। तो अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष और विश्व बैंक ये क्या करती हैं, जो डगमगाती हुई अर्थव्यवस्थाएं हैं उनकी मदद करती हैं, उनमें पुनर्निर्माण और विकास के लिए सहायता देती हैं।
तो ऋण के आधार पर सहायता दी जाती है। अब इतनी अधिक सहायता है भारत की दूसरे देशों के साथ, ऋण इतना ज्यादा हो गया है, तो यही तो राजकोषीय घाटा है। हमें इन 4 टर्म को अच्छे से याद रखना चाहिए। हम आगे फिर हम उदारीकरण को समझते हैं। पहले उदारीकरण क्या है? उदारीकरण सरकारी बाधाओं को समाप्त कर, जो जितनी भी सरकारी बाधाएं थी, जो कड़े नियम थे, उनको समाप्त कर अर्थव्यवस्था में उत्पादन, प्रोडक्टिविटी बढ़ाना तथा व्यापार की क्रियाओं को सरल बनाना, व्यापार की जो क्रियाएं हैं उनको आसान बनाना, क्या कहलाता है? उदारीकरण। सरकारी बाधाओं को समाप्त करके अर्थव्यवस्था में उत्पादन बढ़ाना तथा व्यापार की क्रियाओं को सरल बनाने की प्रक्रिया को कहते हैं उदारीकरण। यह आपको परिभाषा में लिखना है। अब उदारीकरण किया कैसे, क्या क्या कार्य हमने उदारीकरण के तहत किया, तो पॉइंट बना के लिखेंगे। तो 3 नंबर के क्वेश्चन में यदि आप 7-8 अच्छी लाइनें लिखते हैं तो पूरे नंबर मिलते हैं आपको। अवांछित नियंत्रण, जो बेवजह सरकार ने नियंत्रण लगा रखे थे, इंस्पेक्टर शासन लगा रखा था, तो अवांछित नियंत्रणों तथा प्रतिबंधों को समाप्त कर दिया। तो अवांछित नियंत्रणों और प्रतिबंधों को क्या कर दिया? समाप्त। वित्तीय क्षेत्र, जो वित्तीय क्षेत्र था उसमें कुछ सुधार किए गए, जैसे बैंकिंग है, आरबीआई है। बाहरी क्षेत्र और भी बाहरी क्षेत्र, प्राथमिक क्षेत्र है, द्वितीय क्षेत्र है, तृतीयक औद्योगिक क्षेत्र है, जितने भी, उनमें भी कुछ सुधार किए गए। विदेशी विनिमय, विदेश की जो लेन देन है उसको बढ़ाया गया। कर व्यवस्था, जो टैक्स की जो प्रक्रिया है उसको आसान बनाया गया, जैसे अभी वर्तमान में जीएसटी लाया गया है, तो ये टैक्स प्रक्रिया को आसान बनाया गया। इन सभी क्षेत्रों में सुधार किया गया। तो वित्तीय क्षेत्र, बाहरी क्षेत्र, विदेशी विनिमय, कर व्यवस्था, इन सभी में सुधार किया गया, जिससे दूसरे देश के लोग हमारे यहाँ व्यापार कर सके। देखिए, हम अच्छे और सरल नियम नहीं रखेंगे तो दूसरे देश यहाँ आसानी से कैसे आएंगे? जैसे कोई विदेश से कंपनी यहाँ पर लगाना चाहता है और हम कड़े नियम, उसके लिए बहुत अधिक टैक्स व्यवस्था करें कि उसको कोई लाभ ना हो, तो वो कंपनी नहीं लगाएगा यहाँ। अर्थव्यवस्था समाजवादी, जो हमारी अर्थव्यवस्था थी पहले वो समाजवादी मिश्रित अर्थव्यवस्था थी, क्योंकि जो हम रूस से मॉडल लाए थे तो वो समाजवादी मिश्रित अर्थव्यवस्था वाला मॉडल था। तो हम अब जो यूरोप की पूंजीवादी अर्थव्यवस्था है उधर मूव कर गए, तो समाजवादी मिश्रित अर्थव्यवस्था से हमारी अर्थव्यवस्था कैसी बन गई? पूंजीवादी मिश्रित अर्थव्यवस्था। सरकारी हस्तक्षेप, जो सरकारी हस्तक्षेप था वो कम हो गया। मुक्त बाजार, बाजार सबके लिए खुल गया, कोई भी यहाँ पर व्यापार कर सकता था, चाहे किसी भी देश का हो। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, और जो अर्थव्यवस्था थी भारत की वो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था की ओर उन्मुख हो गई, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था की ओर बढ़ गई। ये 1990 है, 91 के बाद, 1990-91 के बाद ये सुधार किए गए। विश्व बैंक ने हमें ऋण दिया था तो हमने इन पर, लेकिन देखो उदारीकरण और वैश्वीकरण के नुकसान भी है। क्या नुकसान? देखिए, निजीकरण तो हमारे देश की ही लोग निजी क्षेत्र में आते हैं ज्यादातर, तो वो निजी क्षेत्र से तो क्या होगा? रोजगार बढ़ेगा। लेकिन उदारीकरण और वैश्वीकरण के नुकसान भी है, जिसको आपको एक पॉइंट में लिखना जरूर चाहिए। हमने बिना सोचे समझे, हमारे देश की क्या स्थिति है उसको बिना सोचे समझे, हमने पश्चिमी अनुप्रयोगों को बिना सोचे समझे, जो पश्चिमी यूरोपियन देश है उनको बिना सोचे समझे हमने क्या कर दिया? अपने देश में लागू, प्रयोगों को बिना सोचे समझे अपने देश में लागू कर दिया। जो यूरोप वाली कंट्रीज हैं उनके जो नियम कायदे हैं या उनकी जो अर्थव्यवस्थाएं हैं, उनकी जनसंख्या बहुत कम है, हमारी जनसंख्या बहुत अधिक है, तो हमने उनको बिना सोचे समझे अपने देश में लागू कर दिया और हमारा जो विशाल जनसंख्या थी उसको नुकसान पहुंचा, बहुत सारे लोगों का रोजगार छिन गया। जो सक्षम मध्यम वर्ग था उसको बड़ी हानि हुई, कुटीर उद्योगों को बड़ी हानि हुई, क्योंकि भारतीय जो सामान बनाते थे, जो स्वदेशी सामान था वो बहुराष्ट्रीय कंपनियों के सामने टिक नहीं पाया, तो स्वदेशी वस्तुओं को काफी नुकसान होगा। बिना सोचे समझे अपनाया। मौलिक संस्कृति, जो हमारी खुद की मौलिक संस्कृति थी या जो स्वदेशी सामान था हमारा, वो बहुराष्ट्रीय कंपनियों के सामने नहीं टिक पाया। जैसे अभी बाबा रामदेव कहते हैं या फिर मोदी जी ने भी कहा है कि आत्मनिर्भर बनिए और स्वदेशी को अपनाइए, क्योंकि अब समय आ गया है कि अपने देश में भी ऐसा काम किया जाए, अपने देश में भी ऐसे साधन या ऐसी वस्तुएं बनाई जाए जो विदेशी वस्तुओं को टक्कर दे सके। अब जो समय है वो नए भारत, न्यू इंडिया बनाने का समय है। हमारा चैनल जैसे न्यू इंडिया है वैसे ही न्यू इंडिया बनाने का समय है। स्वदेशी वस्तुओं को नुकसान हुआ। सक्षम मध्यम वर्ग था, वो उसकी जड़ें हैं वो हिल गई। सक्षम मध्यम वर्ग था, उसमें से कुछ 5-10% को बड़ी कंपनियां बना लेंगे, लेकिन 90-95% लोगों को जो अपना छोटा रोजगार चलाते थे उनको नुकसान हुआ। उनकी कंपनियां बड़ी बहुराष्ट्रीय कंपनियों के सामने नहीं टिक पाई। तो कुटीर उद्योगों को सबसे ज्यादा नुकसान हुआ। आपने देखा पिछले 20-25 सालों में जो गांवों में कुटीर उद्योग थे वो बड़े ऐसे हो गए हैं कि सरकार उनकी तरफ ध्यान ही नहीं दे रही है। क्यों? क्योंकि
क्योंकि सरकार बहुराष्ट्रीय कंपनियों से बड़ा मुनाफा कमाती है, उनसे कम मुनाफा होता था तो सरकार ने भी उनमें हस्तक्षेप नहीं किया और बहुराष्ट्रीय कंपनियों को पैर जमाने दिया, जिसका नुकसान हमारे स्वदेशी समाज को हुआ है। तो अभी वर्तमान समय है कि वापस हम सुधार करें और हम भी विश्व मंच पर आकर दिखाएं कि हम भी कुछ है और अपना देश भी कुछ है। अब बात करते हैं निजीकरण की। निजीकरण क्या होता है? अर्थव्यवस्था में निजी क्षेत्र की भूमिका में वृद्धि करना निजीकरण कहलाता है। मतलब जो अर्थव्यवस्था है उसमें सरकारी सार्वजनिक क्षेत्र के साथ साथ निजी क्षेत्र को भी कुछ छूट देना या निजी क्षेत्र की भूमिका में वृद्धि करना क्या कहलाता है? निजीकरण कहलाता है। कैसे कैसे इस निजीकरण को हम किया हमने? 1990 के बाद जो एलपीजी मॉडल आया, देखिए पी प्राइवेटाइजेशन मतलब निजीकरण, निजी क्षेत्र को अधिक अवसर देंगे, निजी क्षेत्र को अधिक अवसर प्रदान करेंगे। हर क्षेत्र में जहां पर निजी क्षेत्र नहीं था वहां पर निजी क्षेत्र को लाया गया, उनको ज्यादा मौके दिए गए। सार्वजनिक क्षेत्र की भूमिका को कम किया गया। क्यों? ये पीएसयू होते हैं, पब्लिक सेक्टर ऑर्गेनाइजेशन, पीएसयू पब्लिक सेक्टर ऑर्गेनाइजेशन, ये गवर्नमेंट की बड़ी बड़ी कंपनियां होती हैं। इनमें क्या होता है? सरकारी नियमों के तहत काम होता है और सरकारी नियमों के तहत काम हो रहा था तो सरकार का जो रवैया है वो ज्यादा अच्छा नहीं था इसको लेकर। तो यहां पर क्या हुआ? सरकार को भारी नुकसान हुआ, भारी नुकसान हुआ। तो सरकार ने इन पीएसयू को किसको बेच दिया? इसकी जो भागीदारी है वो निजी क्षेत्र को कह दिया कि आप भी पीएसयू या सरकारी जो उपक्रम है उनमें क्या करिए? अपना निवेश करिए। सार्वजनिक व राज्य संपत्तियों को निजी क्षेत्र के लिए खोलना, जो सार्वजनिक संपत्तियां थी उनको तथा राज्य संपत्तियां थी, जैसे पहले जो रोड बनाने का कार्य था वो गवर्नमेंट की ऑर्गेनाइजेशन जैसे एनएचएआई करती थी, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया, लेकिन अब प्राइवेट ठेकेदारों या बड़ी कंपनियों को दे दिया गया। अब ये काम प्राइवेट कंपनियां करेंगी, निजी कंपनियां करेंगी। जो लाभ कमाती तो लाभ कमाने के लिए वो कार्य को जल्दी करेंगे और अच्छा भी करेंगे। लाइसेंस की अनिवार्यता को कम करना, निजी क्षेत्र को उद्योग लगाने के लिए लाइसेंस चाहिए होता था। तो 1990 के बाद जो दौर आया उसमें निजी क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए हर जगह लाइसेंस अनिवार्य न करके बहुत सी जगह लाइसेंस का जो नियम था उसमें छूट दी गई। तो ये आपको 1991 में जो औद्योगिक नीति आई, औद्योगिक नीति का क्या फायदा हुआ कि औद्योगिक क्षेत्र जो निजी क्षेत्र के लिए अभी तक प्रतिबंध था उसको भी खोल दिया गया, तो निजी क्षेत्र के लिए खोल दिया गया। सरकारी क्षेत्र में विनिवेश हुआ। जैसे आजकल हम बात करते हैं कि रेलवे को प्राइवेटाइजेशन किया जा रहा है, तो रेलवे या फिर सेना में भी क्या किया जा रहा है? आर्मी में भी बाहर से विदेशी कंपनियां हैं वो निवेश कर सकती हैं। हम कभी कभी देखते हैं 49% निवेश, कभी कह रहे हैं 74। अभी जो 20 लाख करोड़ का जो पैकेज आया उसमें आपने देखा कि 74% तक विनिवेश करने की छूट दी गई है। ये क्या होता है कि निजी क्षेत्र की कंपनियां सरकारी क्षेत्र के जो उपक्रम होते हैं उनमें अपना पैसा लगाते हैं, उसको कहते हैं विनिवेश। जैसे एयर इंडिया है, अभी बहुत ही बड़ा मुद्दा चल रहा है कि एयर इंडिया को सरकार बेच रही है। क्यों बेच रही है सरकार एयर इंडिया? क्योंकि एयर इंडिया में घाटा हो रहा है सरकार को बहुत ज्यादा। यदि वो निजी क्षेत्र में जाएगी तो निजी क्षेत्र अच्छे से काम करेंगे और लाभ कमाएंगे। सरकार को जो घाटा हो रहा है उससे सरकार को क्या होता है? सरकार को कर्मचारियों का वेतन देना पड़ता है, साथ साथ में जो खर्च है वो निकालने पड़ते हैं, तो सरकार का राजकोष से घाटा बढ़ जाता है। 1991-92 में विनिवेश कार्यक्रम शुरू किए गए। 1991-92 में जब एलपीजी मॉडल आया तो विनिवेश कार्यक्रम शुरू किए गए। जो बाहर की कंपनियां हैं या फिर भारत का खुद का निजी क्षेत्र है उसको भी प्रोत्साहित किया गया कि आप सरकारी क्षेत्र में अपना योगदान दीजिए, अपना पैसा लगाइए। राजकोष से घाटा कम होता है। यदि निजीकरण होगा तो राजकोष से घाटा कम होगा, क्योंकि सरकार केवल उन्हीं उपक्रम को रखेगी जिनमें उसे लाभ है। जिन उपक्रमों में, जिन पीएसयू में उसको घाटा हो रहा है सरकार उन्हें निजी क्षेत्र में भेज देगी, तो सरकार का जो घाटा है वो कम हो जाएगा। तो राजकोषीय घाटा कम होता है और राजकोषीय अनुशासन बढ़ता है। सरकार की इन नीतियों के कारण राजकोषीय अनुशासन बढ़ता है। प्रतिस्पर्धात्मक शक्ति आती है। अर्थव्यवस्था में प्रतिस्पर्धा, कंपटीशन बढ़ता है। निजीकरण के आने से कंपटीशन बढ़ता है। जो सरकारी उपक्रम अच्छे से कार्य नहीं कर रहे थे, जिनका सामान पहले अकेले होने के कारण मार्केट में बिक रहा था, अब निजी क्षेत्र आ गया है तो उसको प्रतिस्पर्धा मिली है और प्रतिस्पर्धा के कारण वहां पर गुणवत्ता अच्छी आती है, तो ये फायदा होता है। तो निजीकरण के बहुत सारे लाभ है। लेकिन जो सरकारी नौकरियां हैं
उनमें कमी आती है। सरकारी नौकरियों में कमी आती है, लेकिन निजी क्षेत्र में ज्यादा नौकरियां मिलती हैं। तो हम इसको कमी नहीं कर सकते, लेकिन कुछ लोग इसको लेकर विरोध करते हैं कि हाँ, प्रत्येक चीज को निजीकरण नहीं किया जा सकता, क्योंकि सरकारी नौकरियां हैं, जो सरकारी नौकरियां हैं उसमें अच्छा खासा वेतन मिलता है, बहुत सारी सुविधाएं मिलती हैं और काम कम करना पड़ता है कर्मचारियों को। तो इसलिए सरकारी जो नौकरियां हैं, वो जो सरकारी नौकरी सेवा में है, वो लोग इसका मॉडल में तीसरा है वैश्वीकरण। क्या होता है वैश्वीकरण? घरेलू अर्थव्यवस्था, जैसे भारत की खुद की अर्थव्यवस्था है, तो घरेलू अर्थव्यवस्था का विश्व अर्थव्यवस्था के साथ एकीकरण। जो विश्व की अर्थव्यवस्था है उसके साथ हमारी घरेलू अर्थव्यवस्था का एकीकरण हो जाए, सामान हमारा उधर से इधर आए जाए, आपस में सभी देशों का एक अच्छा समन्वय हो, उसी को कहते हैं वैश्वीकरण। मतलब विश्व एक बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाए, तो घरेलू अर्थव्यवस्था का विश्व अर्थव्यवस्था के साथ एकीकरण कहलाता है वैश्वीकरण। क्या होता है इसके तहत? अर्थव्यवस्था का विस्तार राजनीतिक सीमाओं के बाहर होता है। पहले जो भारत था, अब ये भारत है, तो भारत की जो राजनीतिक सीमाएं हैं, जैसे भारत के पड़ोस में पाकिस्तान है, श्रीलंका है, चाइना है, तो भारत ने अपनी राजनीतिक सीमाओं के बाहर जाकर व्यापार शुरू कर दिया। जापान, यूएसए, सभी देशों में अपना व्यापार खोल दिया। तो राजनीतिक सीमाओं के बाहर आर्थिक खुलापन व आर्थिक निर्भरता में वृद्धि हुई। हम आर्थिक रूप से दूसरे देशों पर अब निर्भर भी रहने लगे हैं। यहाँ बहुराष्ट्रीय कंपनियां काम करती हैं, तो आर्थिक नीतियां भी सुधरी हैं, हमारी आर्थिक नीतियां सुधरी हैं और अर्थव्यवस्था में खुलापन आया है। कोई भी यहाँ पर आकर काम कर सकता है, कोई रोक टोक नहीं है। वस्तुओं का मुक्त प्रवाह, अब हम किसी भी देश से, चाहे पाकिस्तान हो चाहे अमेरिका हो, हम किसी भी देश से कोई भी सामान मंगवा सकते हैं या भेज सकते हैं जो उन्हें आवश्यकता हो। तो आयात निर्यात अच्छा खासा होने लगा है, कोई रोक टोक नहीं है किसी प्रकार की, तो ये मुक्त प्रवाह हो गया है। प्रौद्योगिकी, टेक्नोलॉजी का स्वतंत्र प्रवाह, जैसे अमेरिका टेक्नोलॉजी में विकसित जो देश है वो टेक्नोलॉजी में बहुत आगे हैं, तो भारत उनकी टेक्नोलॉजी का प्रयोग कर अपने यहाँ पर नए नए सामान बनाता है। तो वहां से हम टेक्नोलॉजी खरीद रहे हैं, तो उसके भी हमें पैसे देने पड़ते हैं। पहले हमारे देश में ऐसी छूट नहीं थी, तो फिर हमें ऐसी टेक्नोलॉजी नहीं मिलती थी, तो हमारे यहाँ इधर ऐसा सामान नहीं बनता था। ज्ञान का प्रसार, आप कहीं पे भी पढ़ने जा सकते हो, या वहां से यहाँ पढ़ने के लिए आ सकते हैं, या फिर किसी भी प्रकार का ज्ञान जो आपके काम आ सके, जैसे भारत में अर्थव्यवस्था को फायदा हो, तो उसका प्रसार हुआ है। प्रतियोगिता से उद्यमों की निष्पादकता तथा गुणवत्ता में सुधार हुआ है। जब बहुराष्ट्रीय कंपनियां यहाँ आएंगी, यदि कोई भारत की कंपनी यहाँ पर सामान बना रही है, उसकी गुणवत्ता अच्छी नहीं है और बहुराष्ट्रीय जो बाहर की कंपनी है उसकी गुणवत्ता अच्छी है, तो प्रतिस्पर्धा के माहौल में भारतीय कंपनी को लॉस होगा और जो अच्छी गुणवत्ता और अच्छी निष्पादकता रखेगा उसी को मौका मिलेगा। चाहे वो भारतीय कंपनी भी विदेश में जाकर ऐसा कर सकती है, जैसे टाटा और रिलायंस और बहुत सारी कंपनियां, अडानी, अंबानी, ये सब विदेशों में अपने पैर जमा चुके हैं, क्योंकि उन्होंने जहां पर विदेश में गए हैं वहां पर अपनी गुणवत्ता और निष्पादकता को बढ़ाया है। स्वतंत्र व्यापार की अनुमति, किसी भी देश में कोई भी व्यक्ति व्यापार कर सकता है। जैसे अफ्रीका जैसे गरीब देशों में बहुत सारे भारतीय लोग गए और अपने व्यापार स्थापित करे, तो स्वतंत्र व्यापार की अनुमति। या भारत में भी बहुत सारे लोग हैं। बहुराष्ट्रीय कंपनियां, देखो बहुराष्ट्रीय कंपनियां क्या होती हैं? वे कंपनियां जिनके 2 या 2 से अधिक देशों में क्या होते हैं, ऑफिस होते हैं या फिर उनके कार्यालय होते हैं, तो उन कंपनियों को बहुराष्ट्रीय कंपनियां कहते हैं। बहुराष्ट्रीय कंपनियां जैसे रिलायंस एक बहुराष्ट्रीय कंपनी है, टाटा एक बहुराष्ट्रीय कंपनी है। टाटा अमेरिका, यूएसए में भी काम कर सकती है, वहां पे भी उसके ऑफिस है, चाइना में भी है, कोरिया में भी है, या फिर कोरिया की सैमसंग कंपनी है, और बहुत सारी कंपनियां बहुराष्ट्रीय कंपनी कहलाती है। सूचना और संचार प्रौद्योगिकी, सूचना और संचार प्रौद्योगिकी का अच्छा खासा विस्तार। आज वोडाफोन आइडिया, वोडाफोन भारत की कंपनी नहीं है, फिर भी संचार प्रौद्योगिकी में भारत में काम कर रही है। और ऐसे ही भारत की कंपनी जियो अपने पड़ोसी देश जैसे बांग्लादेश है या फिर अन्य कोई देश है, वहां पे भी अपना विस्तार कर रही है। तो संचार प्रौद्योगिकी का आदान प्रदान हुआ है, संसाधनों के आवंटन में सुधार हुआ है। पहले जो देश विकसित देश थे वही संसाधनों पर अधिक आधिपत्य जमाए हुए थे, लेकिन जब से व्यापार मुक्त व्यापार सुविधाएं बढ़ी है, संसाधनों का आवंटन अच्छे ढंग से होने लगा है, सभी को लगभग बराबर मौका मिलने लगा है। जिस हिसाब से उनकी अर्थव्यवस्था है, मान लो किसी देश की अर्थव्यवस्था बहुत छोटी है तो उसको उस हिसाब से मौका मिलता है, परसेंटेज के हिसाब से। संसाधनों के आवंटन में सुधार हुआ है, अधिक कार्य कुशल हुए हैं। मतलब आपको यदि किसी मार्केट में टिकना है तो आपको अच्छी कार्य कुशलता लानी पड़ेगी, आपको अच्छा काम करना पड़ेगा, तभी आप विकसित।
उत्पादन लागत में कमी आई है। जब से बहुराष्ट्रीय कंपनी आई है, व्यापार मुक्त व्यापार हुआ है, उत्पादन लागत में कमी आई है, क्योंकि जो श्रमिक है उनकी डिमांड बढ़ी है और जो गुणवत्ता है इसमें भी सुधार आया है। अब मार्केट में वही टिक रहा है जो गुणवत्ता ला रहा है और लागत कम, तो लागत कॉस्ट कम कर दी है, तो उत्पादन लागत में कम आई। तो इन सबको व्यवस्थित कौन करता है? ऐसे तो बहुत सारी विकसित अर्थव्यवस्था है, जैसे यूएस है, वो तो किसी भी गरीब देश पर कब्जा कर सकता है। तो इनको व्यवस्थित करने के लिए 3 बड़े नाम आप यहाँ देखिए, वर्ल्ड बैंक और IMF। ये वर्ल्ड बैंक और IMF अर्थव्यवस्था को मदद करते हैं, ठीक है। दोनों ही वॉशिंगटन DC में स्थित है, वॉशिंगटन DC में इनका मुख्यालय है। WTO सबसे इंपॉर्टेंट यही है, व्यापार में सुगमता लाने के लिए कार्य कर रहा है। LPG पर सबसे ज्यादा अच्छा कार्य इसने किया है। लगभग 170 देश अभी इसके वर्तमान में सदस्य हैं। पूरा नाम क्या है? वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। इससे पहले गेट नामक संस्था काम करती थी। गेट को हटाकर 1 जनवरी 1995 को WTO बनाया गया, जो क्या करता है, जो ये देखता है कि जो सदस्य देश है वो कहीं इसमें नियमों का उल्लंघन तो नहीं कर रहे, नियमों को पाबंद करने का कार्य करता है। WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन 1 जनवरी 1995 को बनाया गया और ये विश्व व्यापार को व्यवस्थित करने का कार्य करता है।